Hello everyone. Welcome to this O-level Commerce 7100 video. Just a brief introduction about myself. I'm an ACF major at LUMS at Suleiman Daud School of Business, and I did my O-levels back in 2023 and I scored 7 A stars and 1 A out of 8 subjects I appeared for. I know syllabus change हो गया है for 2026 and you need to be aware of that ताकि आप लोग वो चीज़ें ना पढ़ लो जो कि सिलेबस में है ही नहीं और आपका टाइम भी वेस्ट होगा उससे. So let's move on to our paper breakdown. आपके दो पेपर्स होंगे, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा. पेपर 1 MCQs होंगे 40 मार्क्स और पेपर 2 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे वर्थ 80 मार्क्स. You are going to be having 1 marker, 3 marker, 2 marker, 6 marker, 8 marker. और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट करता है. वो आपके क्वेश्चन में ये चीज़ें ढूंढेगा. अगर ये चीज़ें होंगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना यू आर गोइंग टू बी लूजिंग आउट ऑन मार्क्स. There are going to be 3 assessment objectives. Number 1, knowledge and understanding. Number 2, application. And number 3, analysis. I know थोड़े फैंसी टर्म्स हैं, बट एक बार आपको पता चल गया कि ये क्या है और आपने अपने आंसर में लिख लिए, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग मार्क्स. वो मार्क्स जो कि आपको पता ही नहीं होते, आप लूज आउट कर जाते हो जस्ट बिकॉज आपको क्वेश्चन इटसेल्फ आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता. आपको पता ही नहीं होता कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स जहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं और वो बच्चे 4 पॉइंट्स बताएं. सो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स लूज मार्क्स. वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते ही नहीं है, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को देखते ही नहीं है. सो आपको देखना है. So I'm going to be explaining you guys those 3 assessment objectives through this. सबसे पहले knowledge and understanding assessment objective 1. ये बेसिकली होता क्या है, ये आपकी डेफिनेशंस होंगी. अगर आपकी क्वेश्चन में एक टर्म लिखी हुई है उसको आपने डिफाइन करना है. उसकी डेफिनेशन में भी आपको वो की वर्ड्स लिखने हैं जो कि एग्जामिनर मार्क देखेगा और आपको मार्क देगा. और वो की वर्ड्स और की टर्म्स आपको आपकी मार्किंग स्कीम में भी मिल जाएंगे. और आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि आप मार्किंग स्कीम्स से ही जस्ट उसके कीवर्ड्स आप रटा लगा लो, उनको डेफिनेशन तो एटलीस्ट आप याद करो, क्योंकि वो आपके 1 मार्कर में भी आएंगी, वो आपके 6 मार्कर में भी आपको लिखनी पड़ेंगी और 8 मार्कर में भी लिखनी पड़ेंगी टू गेट दोज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स. सो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में डेफिनेशंस हो गई, आपकी एग्जांपल्स हो गई, अगर फीचर्स हो गए, अगर तो फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके फीचर्स बताएंगे आप, तो भी आपको नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे. डेफिनेशन एंड फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक जो भी हो गए उसके, सो इस तरह आपको नॉलेज के मार्क्स मिल जाएंगे. एप्लीकेशन क्या होता है, बच्चे यूजुअली इसको मिस कर जाते हैं. और समटाइम्स तो वो इतना जेनेरिक आंसर लिख देते हैं कि वो अपने आंसर में ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कंपनी का नाम ये है, इसके इतने लेबर हैं, इसकी इतनी कॉस्ट है, और फिर भी आंसर में नहीं लिखेंगे और दे विल लूज आउट ऑन मार्क्स एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन बेसिकली आप कंपनी का नाम यूज़ करते हो अपने आंसर के अंदर. आप सिंपल ये नहीं लिखोगे कि कंपनी द बिजनेस, आप ये नहीं लिखोगे, आप उसका नाम लिखोगे. और आप नंबर्स यूज़ करोगे जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो आप यूज़ करोगे. और केस रिलेटेड आप जो जो चीज़ें लिखोगे वो आपके एप्लीकेशन में आएगी. फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरर है, उसकी अगर आप उसकी लाइक लिखोगे टायर्स उसका रॉ मटेरियल है, स्टील उसका रॉ मटेरियल है, असेंबली लाइन, पेंटिंग, whatever, but related to the case. It has to be related to that specific business. It does not have to be generic. और एप्लीकेशन में एक ये भी चीज़ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि कंपनी XYZ है, उन्होंने 2 चीज़ें बाय की हैं कहीं से एट अ प्राइस ऑफ
$10 उनको कॉस्ट पड़ी है हर चीज़ की, $10 ईच, ठीक है, सॉरी, या $10 ईच। तो अगर आप लिख दोगे ना कि $10 ईच उनकी कॉस्ट है, या फिर लाइक दे आर गोइंग टू बी बाइंग 2 वर्ड्स, तो इस तरह लिखोगे तो आपको इतनी इतनी इफेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होती। एप्लीकेशन इफेक्टिव तब होती है जब आप लिखोगे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 10, उनकी कॉस्ट $20 है, आप लिख दो उनकी टोटल कॉस्ट $20 है, ये आपको एप्लीकेशन के मार्क लेके देगी ही देगी। सो मेन मकसद बताने का ये है कि आपने सिंपल जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, उनकी अगर तो कोई कैलकुलेशन बनती है तो उसको करना है। आपको इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी आपके 8 मार्कर्स में, आपको एप्लीकेशन 6 मार्कर्स, एप्लीकेशन के ऐसे ही नंबर मिलेंगे आपको। देन लेट्स कम टू एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा जिनसे डरते हैं, यूजुअली इट हैपन्स, ये बच्चे इनसे डरते हैं या उनको करना नहीं आता। आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू। सो एनालिसिस बेसिकली एक आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लिखते हैं और उनको डेवलप करते हैं थ्रू अ चेन ऑफ रीजनिंग। फॉर एग्जांपल एक रीजन है, इट लेड टू समथिंग, जिसके इम्पैक्ट में, जिसके अफेक्ट में कुछ हुआ, दैट फॉर एग्जांपल दिस लेड टू दिस एंड दिस लेड टू दिस, और इन रिजल्ट ये हुआ। और आपने पूरी चेन बनानी है कि ये हुआ, फिर ये हुआ, इससे ये हुआ, फिर से ये हुआ, और इसका इफेक्ट क्या आया सेल्स के ऊपर, उसके प्रॉफिट के ऊपर, किसी भी चीज़ पे आपने प्रॉपर चेन बनानी है कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लाइक यू आर नॉट गोइंग टू बी मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। सारा स्टेप बाय स्टेप, आप अगर सारे स्टेप्स बताओगे तो आपको चेन ऑफ रीजनिंग, एनालिसिस, इसके मार्क्स मिलेंगे। और एनालिसिस बेसिकली अगर आपको सिंपली याद रखना है तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यूजुअली 6 और 8 मार्कर में अगर आप एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज और उसको एक्सप्लेन करते हो कि इट लेड टू दिस, इट लेड टू दिस और इट लेड टू दिस, और फाइनली इस तरह ये इम्पैक्ट आया बिजनेस के ऊपर, तो आप एनालिसिस के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बात यही है कि चेन ऑफ रीजनिंग बताना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक रीजन है, इट लेड टू समथिंग और इट लेड टू समथिंग, फाइनली ये रिजल्ट आया। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इज बेसिकली जब आपने एक एनालिसिस कर लिया है कि ए वर्सेस बी, ए ऑप्शन उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं, ऑप्शन बी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। अब आपने बताना है क्या करें, कौन सा बेहतर है, इस कंपनी को कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए, आपकी जजमेंट। और फिर फाइनली आपने इस जजमेंट को सपोर्ट करना है एक पॉइंट के ज़रिए। आपने एक पॉइंट उसके अपनी जजमेंट में सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट लिखनी ही लिखनी है। आप ये नहीं कह सकते कि ए बेहतर है। एग्जामिनर पूछेगा क्यों, ए क्यों बेहतर है, आपको उसको सपोर्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले यू शुड नो कि कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता है, इट्स जस्ट हाउ यू सपोर्ट योर जजमेंट। आप अपनी साइड को सपोर्ट किस तरह करते हो, इट मैटर्स। आई यूजुअली रेकमेंड कि अगर तो 2 ऑप्शन हैं और आप एक पॉइंट, आप सारे पॉइंट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में ना लिखो, उसमें से अगर तो जिसकी आप साइड पे हो ना उसका एक एडवांटेज पहले ही बचा के रख लो, ताकि आप वो एंड पे अपनी जजमेंट के साथ आप उसको सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट एज अ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सको। क्योंकि अगर आप सारे ही पॉइंट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में बता दोगे ना तो एंड पे आपके पास कोई पॉइंट नहीं बचेगा अपनी आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी जजमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो बस आप एक पॉइंट अपना पहले ही बचा के रख लो कि मैंने ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है और मैंने इसको अपनी जजमेंट के सपोर्टिव पॉइंट में लिख देना बस। इवैल्यूएशन की एग्जांपल ये भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया कि 2 डिसएडवांटेजेस बताएं, तो आपने डिसएडवांटेज नंबर 1 और उसकी डेवलप की है थ्रू चेन ऑफ एनालिसिस, आपने उसको डेवलप की है।
फिर दूसरा डिसएडवांटेज बताया, उसको सही से डेवलप किया कि दिस लेड टू दिस, दिस लेड टू दिस, दिस लेड टू दिस, एंड फाइनली ये हो गया। अगर तो आपने ये काम किया तो ये आएगा एनालिसिस के, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इस एनालिसिस की बेसिस पे अब आपने बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा डिसएडवांटेज इज मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर द बिजनेस। आपने भी बताना है कि ये अच्छा ठीक है, ये डिसएडवांटेज है, ये भी डिसएडवांटेज है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन से आपकी आपकी राय में। आपने अच्छा, मेक श्योर यू डोंट राइट इन माय ओपिनियन एनीवेयर इन द एग्जाम। बस आप इस तरह लिख दोगे कि कंपनी XYZ should do this, should do that, it should do that, it should do this, country should do that। ये नहीं कि इन माय ओपिनियन लिखना ही नहीं है कहीं पे भी। तो आपने बताना है कि कौन सा प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा है कंपनी के लिए एंड वाई, क्यों प्रॉब्लमेटिक है। मैंने आपको बताया कि दो डिसएडवांटेज आप यहाँ पे दोगे, तो कौन से वाला डिसएडवांटेज ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आपने अपनी जजमेंट को, एक तो आपने बताना है कि कौन सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, फिर आपने बताना है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये क्यों कह रहा हूँ। आपने अपनी बात को सपोर्ट भी करना है, बस ये नहीं कह के छोड़ देना है कि बस ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपने अपनी बात को सपोर्ट करना है, एक पॉइंट आप उसका दो। इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेथड एक दे दिया उन्होंने, और एक मेथड ए और एक मेथड बी दे दिया, ठीक है। दो मेथड्स हैं, आपने उनकी डेफिनेशन दी, आपने उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए, मेथड ए के फिर मेथड बी के। अब ए और बी, अब आपने दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता दिए हैं। अब ये सारा काम था एनालिसिस वाला, ठीक है, वो हो गया हुआ है। अब इवैल्यूएशन क्या होती है। इवैल्यूएशन, अब आपने दोनों अप्रोचेस आपने एक्सप्लेन कर दी हैं अपनी तरफ से। अब आपकी फाइनल जजमेंट क्या है कि कंपनी को क्या करना चाहिए। अब विच अप्रोच शुड दिस कंपनी टेक और क्यों, किस साइड पे होना चाहिए कंपनी। फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि आप कौन सी साइड पे हो, क्या करना चाहिए। अब फाइनल डिसीजन क्या है भैया, आपने दोनों चीज़ें डिस्कस तो कर ली हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता लिए, एनालिसिस हो गया। अब फाइनल क्या करें आप, इस कंपनी को क्या करना चाहिए। आपने अपनी जजमेंट देनी है, जो आप कहेंगे कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, एक साइड पे हो जाना है आपने। और फिर आपने अपने, आप ये क्यों कह रहे हैं, आपने उस बात को सपोर्ट करना है। वही अगर आप ऑप्शन ए की तरफ हैं, आप कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर है, तो आप इसका एक एडवांटेज बचा के रख लें, वो आप यहाँ पे लिख लें, आपका पॉइंट सपोर्ट हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप दूसरे वाले का एक डिसएडवांटेज भी साथ बता दें, अपने वाले जिसके आप साथ हैं उसका आप पॉजिटिव बता दें, और जिसके आप खिलाफ हैं आप उसे एक नेगेटिव साथ ही बता दें कि मैं इसकी साइड पे हूँ क्यों। और ये पॉइंट ये वाले नहीं होने चाहिए, रिपीट कुछ नहीं करना, जो ऊपर दे दिए अब आप उस से नहीं लिख सकते। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया कि मतलब आप ये चीज़ें देखो, आपने बस उस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, आपने उस क्वेश्चन को देखना है कि उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या है, वो एक पार्टनरशिप है, वो एक सोल ट्रेडर है, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये ना हो कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप सोर्स ऑफ फाइनेंस देख रहे हो, ठीक है, और आप ये ना लिख दो कि भाई वो शेयर्स अपने बेच के वो अपना फाइनेंस कर सकते हैं। आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर और उसके स्केल को मतलब पढ़ने की किस टाइप का बिजनेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको, अगर आपने ऑप्शंस भी देनी है ना कि ऑप्शन वन ये ऑप्शन भी हो सकती है, ये ऑप्शन भी हो सकती है, इट हैज़ टू बी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक बिजनेस। आप ये नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर है और आप उसके सोर्स ऑफ फाइनेंस की ऑप्शन दे दो रिटेन्ड प्रॉफिट। लाइक एक स्टार्टअप सोल ट्रेडर है, आप उसके रिटेन प्रॉफिट्स नहीं दे सकते एज एन ऑप्शन। ऑब्वियसली सोल ट्रेडर एक स्टार्टअप के पास कहाँ से रिटेन प्रॉफिट्स आएंगे, पहले साल में किधर से आएंगे। सो इट डज नॉट सीम्स टू बी लॉजिकल। आपने इतनी इलॉजिकल बात नहीं करनी, सिर्फ लॉजिकल बात करनी है जो कि इस बिजनेस के लिए अप्लाई होगी। प्लीज टेक अ लुक एट ऑल ऑफ दीज। आप ये अपनी एवेल्यूएशन में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं लिख रहे हो, अगर आपको नहीं कोई पॉइंट अगर समझ में आ रहा हो, यू कैन जस्ट लुक एट द टाइप ऑफ गुड, किस टाइप की गुड है। अगर तो वो फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं
तो और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटर है, तो यू वुड चूज वो वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि पेरिशेबल गुड्स के लिए होगा। आप ये नहीं कहोगे कि बाय शिप वेजिटेबल्स आ जाए, तो यू विल से दैट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गुड। Since vegetables are a perishable good, so it won't make any sense to choose the railway transport or by ship, right? These things will help you in, you know, strengthening your evaluation. For example, urgency हो गया, economic conditions हो गया, right? सो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे जाके इवैल्यूएशन में। जस्ट लीव इट फॉर नाउ। इवैल्यूएशन का बेसिक मतलब यही है, योर जजमेंट, और आप अपनी जजमेंट को सपोर्ट करो। अगर तो आप कहते हो ये साइड ठीक है तो वो क्यों ठीक है और अगली साइड क्यों गलत है। जो मैंने थर्ड चीज़ बताई ये एडिशनल है, ठीक है, कि इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ गुड। अगर तो गुड ये है, बिकॉज गुड ये है हमारा, उन्होंने क्वेश्चन में बताया होगा, तो इसके लिए ये वाली चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। बिकॉज इस कंपनी को अर्जेंटली चीज़ें चाहिए, ये कंपनी एक्सवाईजेड जो इन्होंने क्वेश्चन बताई हुई है, इसको अर्जेंट चीज़ें चाहिए, सिंस उसका गुड एक पेरिशेबल गुड है, तो उसको एयर बाय एयर ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल फ्रेजाइल गुड्स हैं तो उनको एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। वो अगर बाय रेलवे मंगवाए अपनी चीज़ें मंगवाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी चीज़ें टूट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, स्क्रैच आ जाएंगे। तो इस तरह इट विल हेल्प यू आगे जाके। बट बेसिक आपको इन तीनों असेसमेंट, चार चार हैं, दोनों अब एग्जामिनर ने एक साथ कर दिए हैं, तो आपको लाइक लिखना तो उतना ही है, बट वो उसके मार्क्स सब आपको एक साथ देगा। नॉलेज, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, उस बिजनेस की नाम, उसकी फैक्ट्स, उसके नंबर्स, उसकी जो उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, अगर उनमें से कुछ निकल रहा है कोई फार्मूला लगा के, तो उसको लिखना इज एप्लीकेशन। और एनालिसिस, चेन ऑफ रीजनिंग, दिस लेड टू दिस, दिस लेड टू दिस, दिस लेड टू दिस, और फिर रिजल्ट ये हुआ। Advantages, disadvantages, evaluation is your judgment and supporting your judgment, supporting your side। कोई केस बना लो कि अगर तो ये हुआ तो बेस्ट है, अगर तो ये हुआ वो हुआ तो बेस्ट है। Okay, so let's look at this 6-mark question. 6-mark question is divided into 2 mark for knowledge and application, 2 mark for analysis, and 2 mark for evaluation. So यहाँ पे बताया हुआ है ये सब कुछ। Okay, let's first read the question. This Y coffee shop plans to introduce this thing, a subscription commerce service to improve its sales। क्या करना है? ये कंपनी है, ये क्या इंट्रोड्यूस करी है? ये सर्विस, सब्सक्रिप्शन सर्विस, क्या करने के लिए? सेल्स इंप्रूव करने के लिए। This service will allow subscribers to receive a variety of coffee beans for a monthly fee। अब आप मंथली फी कस्टमर पे करेगा $20, जो कि आप यूज़ करोगे अपनी एप्लीकेशन में। The first month subscription is free of charge। ओके, पहला महीना फ्री है फॉर कस्टमर्स। So if the question, evaluate whether introducing a subscription commerce service, अब ये अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे सब्सक्रिप्शन सर्विस, is it a good idea for this company or not? For this Y coffee shop, is this a good idea? बस हमने देखना है इस कॉफ़ी शॉप के लिए बस, ठीक है। और ये कॉफ़ी शॉप का उन्होंने पूरा केस हमें बता दिया है। सबसे पहली चीज़, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और इसमें आपने देनी है डेफिनेशन ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन, सॉरी नॉट एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शन सर्विस। ये एक डेफिनेशन हो गई और एक एडिशनल पॉइंट हो गया इस सब्सक्रिप्शन सर्विस से रिलेटेड, बट इसमें आपने इस बिजनेस की चीज़ें यूज़ करनी है। सो ये यहाँ तक आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 हो जाएगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें दे दोगे, आपका नॉलेज एंड एप्लीकेशन दोनों हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ जाना है, जो कि है एनालिसिस। एनालिसिस क्या था? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो सिंपली आपने एक पॉइंट आपने 4 का दे देना है कि वाई दिस कंपनी
उन्होंने पूछा ना कि इज दिस अ गुड आइडिया और नॉट, और यू आर गोना से कि इफ द कंपनी डज दिस, तो उससे क्या उनको एडवांटेज होगा, व्हाई दिस कंपनी शुड डू दिस। आपने ये पॉइंट दे दिया है, उसको डेवलप किया आपने, पहले आपने एक एडवांटेज दिया, दैट व्हाई द कंपनी शुड डू दिस, आपने वो दिया। उसके बाद आपने कहा बिकॉज ये जब ये चीज़ होएगी, दिस विल लीड टू दिस, दिस विल लीड टू दिस, और उस पे उसका आपका सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपने ये भी बताना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो फिर आपने शुड एक पॉइंट फोर में दे देना है व्हाई द कंपनी शुड डू दिस, एक पॉइंट आपने, फिर अगला पॉइंट आपने अगेंस्ट में देना है कि व्हाई दिस वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। फोर का पॉइंट एक एडवांटेज दे दिया आपने, फिर एक व्हाई द कंपनी शुड नॉट गो फॉर दिस अप्रोच, आपने एक नेगेटिव पॉइंट दे दिया, और फिफ्थ में कर दिया, और विद इन द कॉन्टेक्स्ट आपने इस बिजनेस का नाम ही लेना है। यहाँ तक आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 भी हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट तक, यहाँ तक आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 भी हो गया होगा, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 भी हो गया होगा। ठीक है, नाउ वी आर गोना गो टू द थर्ड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि है इवैल्यूएशन, जिसके 2 मार्क्स हैं। ठीक है, यू नो करना क्या है अब, जाना चाहिए सब्सक्रिप्शन सर्विस की तरफ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर आप जो भी कहोगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप जो भी कहोगे आपने उसको सपोर्ट करना है अपनी, आप या ये कहोगे या ये कहोगे, आपने अपनी बात को सपोर्ट करना है। ठीक है, उसके आपको इस तरह आपको 2 मार्क्स इवैल्यूएशन के मिलेंगे। ये भी दे सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, कि कितने कस्टमर लॉयल हैं सॉरी। अगर तो कस्टमर लॉयल हैं, क्योंकि अब हम कर रहे हैं, हम आम सर्विस जो हम कॉफ़ी सर्विस देते थे, अब वहाँ से हम सब्सक्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं। हम नॉर्मल अपने बिजनेस से उठ के हम इस अप्रोच, हम ये सब्सक्रिप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब हमें वही लोग करेंगे ना जो कि हमारे लॉयल कस्टमर्स होंगे, बार बार हमें वही सब्सक्राइब करेंगे ना हमारी सर्विसेज। जो लॉयल नहीं होंगे वो तो आएंगे ही नहीं अगली बार में। So whether this approach will increase sales depends upon the level of customer loyalty. अगर तो customer loyal होंगे, if customers would be loyal for this coffee shop, तो हमारी sales increase हो जाएंगी, अगर loyal हुए तो हो जाएंगी, if not तो फिर you will lose out on potential customers, जो कि अभी जो existing services से हमें आ रहे हैं, हमें वो भी नहीं आएंगे फिर। Now let's move on to another 6 mark question जो मैंने specimen paper से निकाला है। Make sure कि you do that specimen paper, क्योंकि वो command words जो कि अब एग्जामिनर यूज करेगा for those 6 marks, और 6 marks ये questions किस टाइप के आएंगे, उनका स्टैंडर्ड ये होगा, इस तरह की वर्डिंग में आएंगे। तो make sure you do that specimen paper for 2026, और उसकी मार्किंग स्कीम पढ़ें आप, उसकी marking scheme literally they have given great evaluations उस marking scheme के अंदर, so make sure आप वो करें, और practice as much as you can, marking schemes पढ़ें, वहाँ पे evaluations दी हुई हैं। So here's another 6 marker, let's take a look कि हमने जिस तरह इसको करना सीखा था। 6 mark, 2 mark knowledge and application, 2 mark analysis, 2 mark evaluation, इसमें डेफिनेशन और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो इस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में होगा, बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट ज़रूर डिस्कस करना है। और फिर ये एनालिसिस का एक व्हाई द कंपनी शुड डू इट, 4 का पॉइंट एडवांटेज, व्हाई द कंपनी शुड नॉट डू इट, एक डिसएडवांटेज, और फिर एंड पे कंपनी को क्या करना चाहिए, और अपना एक सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट आपने दे देना है, और साइड ले लेनी है कोई। Let's take a look. So the question is evaluate the benefits to Zan of using internet advertising to promote his business. की टर्म क्या है? इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। बिजनेस किसका है? जैन का। अब हमने कई बेनिफिट्स हुए हैं, ओके फाइन, बट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू कि आप दोनों साइड्स लिखो, बेनिफिट्स भी ड्रॉबैक। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का केस कहीं दिया होगा अगेन, तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा।
सबसे पहले हमने डेफिनेशन देनी है AO1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन देनी है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की। एक एडिशनल पॉइंट दे देना है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट इस जैन के बिजनेस के साथ। एडिशनल पॉइंट हमने इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का ही देना है, बट उसके अंदर इस जैन का बिजनेस की चीज़ें यूज़ करनी है कि व्हाटएवर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया यू आर गोना यूज़ इट, और इससे आपको कॉन्टेक्स्ट के मार्क्स मिलेंगे, बेसिकली एप्लीकेशन के मार्क्स। ये नॉलेज, ये एप्लीकेशन, और फिर यहाँ तक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 हो जाएगा आपका। फिर आपने एक 4 में भी पॉइंट देना है, व्हाई द इंटरनेट एडवर्टाइजिंग इज गोइंग टू प्रमोट हिज बिजनेस, व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ गुड आइडिया। एक एडवांटेज देना है, उसको डेवलप करना है, और उससे क्या होगा रिजल्टेंट फॉर द 4 पॉइंट। और फिर हमने एक डिसएडवांटेज देना है, व्हाई ही शुड नॉट गो फॉर इंटरनेट एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट हिज बिजनेस। तो एक ड्रॉबैक देना है, उसको डेवलप करना है, उसका रिजल्ट ये होगा, इसलिए इट्स डिसएडवांटेज। और फिर यहाँ तक हमारे दोनों नॉलेज एंड एप्लीकेशन और एनालिसिस हो जाएगा। 2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लाइक 1 और 2 दोनों हो जाएंगे हमारे। और फिर आ जाएगा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 विच इज़ इवैल्यूएशन। वैल्यूएशन में फिर हमने बताना है कि ओके हमने बता दिया, इसके एडवांटेज भी बता दिए, ऊपर डिसएडवांटेज भी बता दिए। अब व्हाट शुड देन डू, अब क्या करना चाहिए, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपने अपनी उसको बताना है कि देन शुड, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसकी साइड पे हैं इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के, देन शुड गो फॉर इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। और क्यों, बिकॉज आपके पास एक और एडवांटेज होगा जो आपका लाइक एक सॉलिड पॉइंट होगा इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का, जो आप यहाँ पे लिखोगे तो आप अपनी बात को सपोर्ट कर पाओगे। आप एक डिसएडवांटेज भी दे सकते हो लाइक बाकी चीज़ों का इंटरनेट एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट करने के लिए। आपने अपनी जजमेंट देनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। आप इस तरह, और एक एडिशनल पॉइंट आप मज़ीद ये भी दे सकते हो, जो इन पर्सन आपके कस्टमर्स हैं वो जो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग को नहीं देखते, और अब एडवर्टाइजिंग इंटरनेट पे आ गई है और उन्होंने नहीं देखी, तो जैन विल लूज आउट ऑन देम, क्योंकि उन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट देखी नहीं होगी जो इंटरनेट पे नहीं है। तो ही विल लूज आउट ऑन दीज कस्टमर्स। तो अगर तो वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है तो ओके, गो फॉर इट, देन शुड बी गोइंग फॉर इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। अगर तो ही इज नॉट willing to lose out on them और ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, then he can stay with it, he should stay with it। और आप ये भी कह सकते हैं कि the if increase in sales due to online advertising is greater than the loss in sales due to internet advertising, so one should go for it। I said, फिर से सुन ले एक बार, if the increase in sales is internet advertising की वजह से is greater than the loss in sales उन लोगों की जो कि एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते, जो इन पर्सन है वो नहीं देखते, अगर तो ये फिर भी हमें फ़ायदा हो रहा है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग से, हमारी सेल्स बढ़ी रही हैं इन इस दौर के बाद भी, तो ही शुड गो फॉर इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। यस, ही शुड गो फॉर इट। अगेन आपने अपने आंसर में नहीं लिखना इन माय ओपिनियन, आप जो भी लिखेंगे एंड पे जजमेंट, इट इज़ व्हाट योर ओपिनियन इज, राइट। इस तरह हमारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 सारे हो जाएंगे। आई वुड रियली रियली रिकमेंड कि आप अपने मार्किंग स्कीम की वैल्यूएशन पढ़ो। आप उसको पढ़ोगे तो, और जब आप पेपर में और लाइक आप जब आप प्रैक्टिस करोगे उस तरह की आप खुद लिखते ही आपको वो उस तरह के पॉइंट्स आ रहे होंगे, तो यू विल बी एबल टू मेक इट अप ऑन योर ओन, उसी टाइप की उसी स्टैंडर्ड की इवैल्यूएशन। आपने कहीं पे एक इवैल्यूएशन इस तरह की पढ़ी थी एंड इट इज़ परफेक्टली फिटिंग इन आपके अभी वाले क्वेश्चन में, देन आप उसको लिखो। सो लेट्स मूव ऑन टू द 8 मार्कर नाउ। 8 मार्कर में लाइक सेम केस, आपको केस दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन द केस 2 लाइन का होता है, ऑब्वियसली वो बिजनेस क्या है, वो क्या करे, और फिर आपको नीचे क्वेश्चन दिया होगा। ये मैंने लाइक एक पुराने पेपर से निकाला है, सो द क्वेश्चन द कमांड वर्ड्स माइट नॉट बी द सेम फॉर यू, बट यही पैटर्न यही है।
So let's read this question. Hassan wants to buy 3 go-karts for $2,800 each and make repairs to 2 other go-karts. The go-kart repairs will cost $300 each. He wants to buy, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि जो मैंने आपको कहा था, उसने 3 go-karts बाय करनी है 2800 each. So आपने अब हर जगह ये नहीं लिखना 2800 each, आपने 2800 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि बनता है 8400. आपने कहना इसकी 3 go-karts की कॉस्ट 8400 है. इट इज कॉस्टिंग हसन 8400. ठीक है, ये एक मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट से उठाया और यही एग्जामिनर कह रहा है कि अगर तो आप इस तरह की एप्लीकेशन करेंगे फिर आपको लाइक इट इज बेसिकली द इफेक्टिव यूज ऑफ कैलकुलेशंस, यही आपकी एप्लीकेशन के मार्क्स आपको लेके देंगे. सो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द ब्रेक डाउन फॉर एन 8 मार्कर. 8 मार्कर में 2 मार्क आपके नॉलेज के हैं, 2 मार्क आपके एप्लीकेशन के हैं और 4 मार्क आपके एनालिसिस और इवैल्यूएशन के हैं. मतलब 2 मार्क नॉलेज, 2 मार्क एप्लीकेशन और 4 मार्क लाइक उन्होंने मर्ज कर दिए हैं अब एनालिसिस प्लस इवैल्यूएशन. ठीक है, तो अब वो आपको किस तरह मिलेंगे. तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा. एनालाइज हसन्स डिसीजन टू फाइनेंस द परचेज एंड रिपेयर बाय यूजिंग एन ओवरड्राफ्ट. गिव रीजन फॉर योर आंसर. वो बेसिकली कहना ये जा रहे हैं कि इफ ही शुड गो फॉर एन ओवरड्राफ्ट for those purchase and repairs or not, right? So 3 go-karts cost him 8400 or the repairs will cost him 300 each. So 300 multiplied 2 other go-karts. 300 multiplied by 2 is 600 and 600 उसकी repairs की cost है और 2800 multiplied by 3 उसकी ये 8400 उसकी गो कार्ड्स की कॉस्ट है और 2 जो उसकी रिपेयर्स है गो कार्ड्स की वो उसकी अलग कॉस्ट है ये रिपेयर्स की. तो यही चीज़ें आपको एप्लीकेशन के मार्क्स लेके देंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन. कि आपने क्वेश्चन लिखना कैसे, आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, ओके, आपको पता चल लिया कि हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं और ये कंपनी क्या है और प्रोडक्ट क्या है हमारा. आपको कॉन्टेक्स्ट सारा पता चल गया. ठीक है, आपने देखा 8 मार्कर. सबसे पहले आंखें बंद करके आपने की टर्म की डेफिनेशन और एक एडिशनल पॉइंट ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन दे दी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिया और बीच में आपने इसकी कैलकुलेशंस को यूज करके एप्लीकेशन भी कर दी. यहाँ तक आपका इस पॉइंट के नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालिसिस तीनों हो जाएंगे. फिर आपने क्या करना है, अब आपने एक साइड पे नहीं रहना. ठीक है, ओके, उन्होंने कहा ओवरड्राफ्ट उन्होंने आपको खुद दे दिया. अब आपने एक और अपने से खुद से एक अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस बताना है दैट वुड फिट इन हसन के बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में. तो इट कुड बी अ बैंक लोन अगर तो फिट हो रहा है. ओके, ऑप्शन 2 हमारी बैंक लोन होगी. आपने बैंक लोन की डेफिनेशन देनी है, इसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताना है. कंसिडरिंग इनको आप लाइक एक ऊपर यूज कर सकते हैं, आप यूज करें इनको. आपको एप्लीकेशन के अगर 2 चीजें हैं तो एप्लीकेशन के मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे और यहाँ पे कंपनी का नाम यूज कर ले नीचे. सो एक बैंक लोन, उसका एडवांटेज एक डिसएडवांटेज डेवलप किया इसको भी. तो अब आपकी ऑप्शन 1 भी एडवांटेज डिसएडवांटेज एक, ऑप्शन 2 उसका भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज एक हो गया. यहाँ पे आपका नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस वाला पार्ट खत्म. अब आपका सिर्फ एक ही रह गया और वो है इवैल्यूएशन और उसमें आपकी फाइनल जजमेंट. ओके, हमने देखा ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है, हमने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं. नाउ अब हसन को क्या करना चाहिए, उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, राइट? इसमें आपकी जजमेंट होगी कि हसन को इसकी तरफ जाना चाहिए. तो आप इसका एक सपोर्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पे बचा के रखा होगा. आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है तो दूसरा आपने एडवांटेज बचा के रखा होगा, तो आप इसको सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट अपनी यूज करोगे. ठीक है, अगर आप कहोगे बैंक लोन की तरफ जाना चाहिए, ही शुड गो फॉर अ बैंक लोन.
तो आपको बैंक लोन का एक एडवांटेज बचा के रखना होगा, और आप बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ करो कि बैंक लोन इसके बिजनेस के लिए बिल्कुल ठीक है, क्यों एडवांटेज बता दो। और ओवरड्राफ्ट का चाहो तो डिसएडवांटेज भी एक बता दो साथ, जस्ट टू स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट। ये आप एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन में आप कैलकुलेशन यूज़ करो, कंपनी का नाम यूज़ करो। दिस इज दी आंसर जो कि मार्किंग स्कीम में उन्होंने दिया हुआ था, और आई हैव हाईलाइटेड कि इसमें नॉलेज वाला पार्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एनालिसिस क्या है, एवेल्यूएशन इसमें थोड़ी कम है, बट वी आर गोना सी आगे जाके एवेल्यूएशन वाला एक और क्वेश्चन भी है। ये क्योंकि पुराना क्वेश्चन है बट स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम, राइट। इस तरह का 8 मार्कर आ गया, आपने ऑप्शन 1 उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन जो आपने यूज़ की, फिर आपने उस ऑप्शन का एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर ऑप्शन 2 की तरफ आ गए हम, और फिर उसका एक एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज, और फिर आपने अपनी फाइनल जजमेंट कि हमने ऊपर इनको कंपेयर कर लिया कि इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए। तो अब हमारी फाइनल हसन को क्या करना चाहिए, और अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करें, जजमेंट दें और सपोर्ट करें एक पॉइंट से जो आपने ऊपर बचा के रखना है, सारे नहीं लिख देना ऊपर, you're not gonna repeat। Let's move on to another 8 marker, और ये भी मैंने स्पेसिमेन पेपर से लिया है for 2026। So इसकी wording is more like the paper you are going to be seeing on your exam day। So let's read the case। The government of country A wants to reduce the trade deficit। Trade deficit आपको बताना चाहिए क्या है, it's for imports are greater than your exports, और ये प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट ने इसको सोल्व करना है, ठीक है। इट इज कंसिडरिंग अप्लाइंग इम्पोर्ट quotas, अब ऑप्शन 1 ये है, और ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये ऑप्शन 2 है, ठीक है। डिस्कस ईच ऑफ द टू ऑप्शंस, जस्टिफाई विच वन ऑफ दीज टू ऑप्शंस कंट्री ए शुड चूज, राइट। वो ही हमारा पैटर्न है जो हमने पहले किया। यू शुड गो फॉर ट्रेड डेफिसिट की डेफिनेशन भी, देन यू गो फॉर इम्पोर्ट कोटा की डेफिनेशन, ऑप्शन 1 कोटास, आप कोटा लगाओ, उसकी पहले ट्रेड डेफिसिट की आपने डेफिनेशन दे दी, देन कोटा ऑप्शन 1 उसकी डेफिनेशन दो, अब उसका एक एडवांटेज दो दैट वाई द कंपनी शुड चूज इट, और एक डिसएडवांटेज, इसको डेवलप भी करना है, चेन ऑफ एनालिसिस बतानी है सारी, और फिर ये दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज दे दिए, ऑप्शन ए हो गया। अब ऑप्शन बी की तरफ आना है, उसकी डेफिनेशन, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, खत्म। ये हमारे लाइक ऑप्शन को हमने सारा बता दिया, ठीक है। 2 ऑप्शन थी, दोनों को हमने बता दिया। बाकी बची इवैल्यूएशन। अगर आप सिर्फ एनालिसिस तक पहुंचोगे तो ये है वो पॉइंट, इसके बाद आपने इवैल्यूएशन, जजमेंट, फाइनल। अब कंट्री को क्या करना चाहिए, आपने ये जब बताएंगे ना कि कंट्री को ओके ये भी है और ये भी है ऑप्शन, अब कंट्री को क्या करना चाहिए to solve that problem of the trade deficit। तो which one is the better one, आप ये बता सकते हैं अगर तो आपके पास कोई सॉलिड पॉइंट है इसके लिए, या इसके लिए जो भी आप सपोर्ट करें एक पॉइंट आपके पास कोई सॉलिड वाला है तो आप एक साइड भी ले सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अकेली अगर हम ये वाली यूज़ करेंगे ना, इससे क्या होगा, इससे हमारी इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी। अगर हम ये वाली अकेली यूज़ करेंगे ना तो हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगी। कि a country should go for both of these options simultaneously। क्यों, क्योंकि simultaneously यूज़ करें if there is a very large deficit for that country A। knowledge, application, ये पूरा दोनों बता देंगे, analysis, judgment, it depends upon this as well। हमारा सारे assessment objectives पूरे हो जाएंगे। This is it from my side। If you guys have any question, you can always comment below। And if you guys want me to make another video on some other topic or the new topics that have been introduced in the syllabus, do let me know. I'll try to make another video for that। Plus guys, don't forget to like and subscribe my channel so that you'll be notified about my latest videos